भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है कनॉट प्लेस में। थैंक यू सो मच। मौसम का मुझे पता नहीं मिजाज कैसा है। अच्छा आपको लग रहा है। किसान से कभी पूछा आपने? क्या नाम है आपका? सर अमित है मेरा नाम। अमित है मेरा। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से हूँ। हाँ, दिल्ली की तो फिजाओं में हमेशा खुशबू रहती है, लेकिन वो किसान से पूछिए जिसका गेहूं भीग गया कल हो परसों, और बड़ा बड़ा जबरदस्त भीगा, और वो लग है ना। हाँ जी, तो कह रहे हो पेपर वाले आदमी हो तुम, रोज हाँ अखबार का खबर को देख के यहाँ आते हो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बहरहाल ये खबर तो है कि मिजाज आपका बढ़िया, मौसम अच्छा, और वो धूप और पसीना यहाँ पर नहीं इस वक्त। लेकिन हाँ, ये बदलते मौसम की तासीर है कि कल और परसों काफ़ी नुकसान हुआ, उस पर बात होगी, जरूर होगी। खेत, किसान, खलियान, जब आपको यहाँ पे ठंडी हवा लगती है तो किसान की वहाँ पे जो है सांसें ऊपर की ऊपर होती हैं, क्योंकि ये मौसम ऐसा है। यहाँ पे फसल की कटाई होती है गेहूं की, है ना, इसी महीने में तो होती है कि धान कटता है। पक्का? हम तो कह रहे थे धान कट रहा है। चलो इतना तो पता है दिल्ली वालों को, इतना तो पता है कि धान नहीं कटता इस मौसम में। खराब ना हो जाए। हाँ हाँ, अरे चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। मैंने कहा देख ले, पता कर ले, तो पत्रकार भी है वो नहीं जानते कि खेत में इस वक्त धान खड़ा है या गेहूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों से तारुफ कराते हैं जो हमारे मेहमान आज मौजूद हैं। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋषभ तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद हाशमी साहब इत्तेहाद सोसाइटी से बड़े दिनों बाद आए हैं शो में, लेकिन पहले आते रहे हैं, आज बहुत दिनों बाद आए, बहुत बहुत शुक्रिया मसूद भाई, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। वही है मुद्दा, वही है, लेकिन आज मुझे कुछ बात बोलनी थी। परिवार और बच्चों, छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, ये मेरा टॉपिक है जिस पे मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना। परिवार पर, छुट्टियों पर, बच्चों पर, एजुकेशन पर, छुट्टियों के मतलब पर, नई करिकुलम पर, इस पर बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यकीनन मैं इस पर बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो मिजाज है मैं उसी पे रहूंगा, मौसम के हिसाब से रहूंगा, वरना सब बुरा मानते हैं मेरी बात का कि आप कहां से आ जाते हैं बातचीत का सिलसिला। में तो गर्मियों की छुट्टी में बात करता बच्चों की, लेकिन मैं अब एक बात कुछ और करनी है। गर्मी की छुट्टियां खो गई होंगी, आप देखिए कहीं दिखाई नहीं देती, है ना। हाँ, और कहाँ बच्चे, कहाँ वो समझ ही नहीं पाते कि नानी का घर था कि दादी का घर था, समझ ही नहीं पाते, तो खो गया है सब कुछ, गड्ढ-मड्ढ हो गया सब। लेकिन अब खैर कुछ और जो बात है मैं उसी बात पे चलूंगा, और मिजाज भी यही कहता है और रिवाज भी यही कहता है, और पाजी हमारी तरफ आंख मार के कह रहे हैं दस्तूर भी यही कहता है, तो जो मैं दस्तूर पे रहूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि आओ गले मिले, अच्छी बात कही, कोई बुरी बात नहीं कि आओ गले मिले। समाजवादी पार्टी के नेता ने ये बात कही, अखिलेश जी ने। बीजेपी की तरफ से शुरुआत करूंगा, और मुद्दा वही है, सब जानते हैं, मुझसे मुंह से ना बुलवाना, सारे लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो बराए मेहरबानी या बगल वाले से पूछ लो कि मुद्दा क्या है। जी हाँ जनाब अली। भैया जी आओ गले मिले, गले मिलने से दिक्कत किसको है, लेकिन इधर से गले मिले उधर से चाकू लेके भोंके, ये बर्दाश्त से बाहर है। पॉइंट वन ये। अब मैं नहीं मैं बता रहा हूं दूसरे भाई साहब, संदेह है। संदेह इसलिए है क्योंकि जब आप गले मिलने की बात करते हैं तो खुला दिल दिखाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, दोहरा चरित्र लेके दो मुहैया सांप नहीं बनना होगा। मैंने कहा तो मुद्दा सबको मालूम है, इनको तो खैर मालूम ही था। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा शब्द है। मुझे ये मसूद भाई पूछना यह है कि ट्रांसपेरेंसी से क्या कोई एतराज है कि अगर वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी हो? ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब यूं कि हम करें वो दिखे भी वही जैसे हैं वैसे ही नजर आए। क्या नाम आपका? विजय कुमार गुप्ता। जैसे विजय कुमार जी हैं नजर आ रहे, तो वैसे ही नजर आए, इस पे कोई दिक्कत, कोई एतराज? ट्रांसपेरेंसी की वो बात कर रहे हैं जिनके आज तक किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी चरित्र में जैसे मिसाल के तौर पे बताइए कि सीए जब लागू हुआ तो कोई मुसलमान को हिंदुस्तान से वापस भेजा गया, या जो नेशनल रजिस्टर था उसको लेकर कोई आपत्ति हुई, या कोई चीज केस दर्ज हुआ?
सीए ये लागू करना चाहते हैं, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है लागू नहीं हुआ और उसको होने भी नहीं देंगे लागू। अभी लागू नहीं हुआ, उसको होने भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा हक है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात रखेंगे, पटल पर रखेंगे, हर तरह का पटल पर रखेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत होगी। अब ये जो वक्फ की बात है, वक्फ कानून, जाहिर सी बात है मुझे कहना पड़ा, आप अपने मुंह से नहीं कहना चाहते थे, तो मुझे बताना पड़ा कि आज की जो डिबेट है, आज का गर्म टॉपिक है, वो हमने अपने बचपन में एक वाक्य पढ़ा था कि ज़रूरत इजाद की माँ होती है। इसकी ज़रूरत क्या थी? ये इसका जवाब पहले लीजिए, फिर आगे मैं बात करूंगा। इसकी जरूरत क्या थी मैं बता देता। इसकी जरूरत यह थी कि हम ईमानदार हैं तो ईमानदार नजर आए। 2013 में कितनी जमीन थी और जब 14 के बाद से कितनी जमीन हो गई, और जमीन के उसमें जो इजाफा है वो थोड़ा बहुत नहीं है। हाँ तो नहीं तो यही कैसे समझाएंगे, मुझे बताने की जरूरत है ना जी। भैया जी आपसे थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा इनके बातों के लिए, और भी जो मुद्दे वक्त के निकल रहे हैं। मैं भारत के किसी भी मुसलमान पे भारतीय जनता पार्टी को संदेह नहीं है, और इतिहास में अगर मुसलमानों पे किसी ने लालछन लगाया है, उंगली उठाया है, उनके कैरेक्टर पे, देश पे संदेह पैदा किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, और मैं उसको बकायदा प्रूफ से कह सकता हूं। 370 नहीं हटाना भैया, एक विशेष धर्म नाराज हो जाएगा। आतंकवादी पे कार्रवाई करने पे डरते थे कि देश का एक धर्म का माहौल अगर बिगड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। हमने 370 भी हटाया, कार्रवाई भी की, राम मंदिर भी बना, ना देश का माहौल बिगड़ा, ना कोई मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है देश हित में वो चूत शब्द बोला। और मैं बता रहा हूं आपको, अरे किस मुसलमान की दुहाई देते हो आप, और किस मुसलमान के आड़ में ढककर अपनी राजनीति रोटी सेकते हो आप। उत्तर प्रदेश का मुसलमान एक दंगा नहीं करा, वक्फ बोर्ड निकला। राजस्थान का मुसलमान एक चूत शब्द दंगा के लिए आवाज नहीं उठाया जब वक्फ बोर्ड का रिजल्ट निकला। उत्तराखंड का मुसलमान चूत शब्द नहीं बोला। दंगे कहां हो रहे हैं? बंगाल में। दंगे कहां हो रहे हैं? केरल में। जहां आपकी भाजपा सरकार नहीं है वहां कौन उकसाने का काम कर रहा है, कौन उस सांप को बिल की तरह जड़ फैला रहा है। इनको बता दूं, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से, नीलकंठ के आशीर्वाद से, मठाधीश के आशीर्वाद से मोदी जी हैं जो 20 भी दोगे ना, पीकर अमृत देने का काम करेंगे। मठाधीश से मतलब यहाँ पे मठाधीश से नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा आप देना चाहते? मैं समाजवादी पार्टी से गले लोगों से बात हुई थी। उनकी बात होगी। असल में भारतीय जनता पार्टी की प्रोडक्ट यही है कि बहुत जोश से बोलो, जोर जोर बोलो, हाथ चला के बोलो, जज्बात में बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलते रहो और झूठ बोलते रहो, इसके अलावा कोई बात नहीं है। देखिए वक्फ का मतलब जरूरत क्या थी, मैं वापस उस पर आता हूं। दुनिया जानती है, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वो लोग बनते थे जिसकी सरकार होती थी। जहां समाजवादी की सरकार है वहां समाजवादी का चेयरमैन बनेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी की है वहां उनका चेयरमैन बनता था, जहां कांग्रेस की जो पार्टी सत्ता में आती है जिस स्टेट में, अपने बंदे को चेयरमैन बनाती है, और चेयरमैन बनाने के साथ साथ उसका महीना मुकर्रर होता था कि तुम हमें दोगे क्या। ये एक खुली किताब है, खुली बात है। इससे ग्रास रूट लेवल के मुसलमानों को कोई फायदा नहीं था। यह बदउनवानी थी वक्फ बोर्ड में, बदउनवानी अभी भी है और ज्यादा होगी। इसका सोल्यूशन अंदेशा है आपको, ये अंदेशा है आपको, हो रही थी मान लिया, होगा, अंदेशा है। हाँ, हमसे पूछते ना कि सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है, जिस तरह हमारे सिख भाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने आप बनाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, उनको अधिकार है सारा, इस तरह आप मुसलमानों को अधिकार देते कि तुम्हारा वक्फ है, तुम अपने नुमाइंदे लाओ, तुम अपने आप चुनाओ इसको, तुम अपने आप चलाओ इस वक्फ बोर्ड को। अगर ऐसा और हमारी मांग ही है ये पिछले कई साल से। तो भाई उन्होंने कहा कि पसमानदा का एक मिनट आ रहा हूं। हाँ मैं कह रहा हूं पसमानदा, उन्होंने कहा पसमानदा का आदमी आए, उन्होंने कहा अहमदिया आए, उन्होंने कहा वो जो अहमदिया हैं वो आ जाएं, उन्होंने कहा कि बोहरा हैं वो आ जाएं, शिया आए। तो उसमें दिक्कत क्या है? शिया वक्फ बोर्ड अलग है, और जहां शिया इतने नहीं होते वहां उनका शियाओं का नुमाइंदा होता है। हमारे यहाँ एक खातून नुमाइंदा होता है। ये मालूम नहीं लोगों को, नहीं खातून वाली बात मुझे मालूम है, मैंने खातून वाली भी होता है, नहीं शिया का भी होता है, लेकिन जब आप ज्यादा शिया है वहां शिया वक्फ बोर्ड अलग है। जैसे लेकिन ये आप ये कह रहे थे कि जो सरकार आती थी, मैं आ रहा हूं, जो सरकार आती थी वो अपनी तरह से बिठाता जी अपना, तो इशारा आपकी तरफ है, इनकी तरफ तो बाद में पूछूंगा। सरकार में तो आप ज्यादा दिन रहे। देखिए 2013 की बात की नहीं, ये कह रहे कि जैसा आता था और अंदर खाते काम चलता था। देखिए आप अमेंडमेंट की बात जो कर रहे हैं ना, देखिए अब क्या है कि वक्फ में और मुस्लिम्स को
अब ये अंदर ही जो है इन्होंने फूट डाल दी। देखिए इनका काम ही यही है कि फूट डालो, राज करो। जो अंग्रेजों को टाइम होता था वो अब करने लगे बीजेपी वाले। तो मतलब ये कह रहे हैं कि इनके पास कोई दिमाग नहीं है, अपना दिमाग नहीं है। बीजेपी वाले बता रहा हूँ, यही बीजेपी 2013 में जब यही बीजेपी, एक मिनट भैया, ऊंची आवाज बोलोगे तो आपको हिटलर बोलेंगे लोग, आपको हिटलर बोलने लगेंगे। हिटलर शाही बंद करिए, हिटलर शाही बंद करिए, तानाशाही बंद करिए। हिटलर नहीं है, हिटलर खत्म हो गया, अंग्रेज खत्म हो गया, हिटलर खत्म हो गया। हिटलर बाजी मत करिए, हिटलर बाजी मत करिए, तानाशाही मत। भाई हाँ बोलो, क्या बोले थे सर? इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के बाद जो उन्होंने बोला है, ये सिख भाइयों की अपना ही प्रॉपर्टी होती है और उसी में उन्हीं का ही नुमाइंदा होता है, उसमें जो भी मेंबर है प्रबंधक कमेटी होती। जी ना, प्लीज। 2013 में जब अमेंडमेंट हो रहा था तो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जो ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद कहते हैं कि उसके बाद प्रॉपर्टी कितनी बन गई, आप भी कह रहे हैं आंकड़े लेकर के, हम ये कह रहे हैं कि भैया तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई सड़क पे नहीं आए, कोई अपना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। आप उस अमेंडमेंट बिल को, 2013 के अमेंडमेंट बिल को जो यूपीए सरकार लेके आई थी, आपने सहर्ष स्वीकार किया, ये मान लिया आपने बात। अब आगे क्या हो रहा है, आगे फिर आपको जरूरत पड़ेगी अमेंडमेंट की, इसलिए जरूरत पड़ेगी कि आप एक मुद्दा उठा के चलने लगे कि मैं आपसे करीब 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते से मैं आपके उस पर भी आ जाऊंगा कि ये गलती हो रही तो लगातार होती रहे, और 13 के बाद कैसे प्रॉपर्टी बढ़ गई इस पर सवाल ना पूछा जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि एतराज आपको कहां पे और किस बात पे है, क्या चाहते हैं आप? मुझे बस सीधा सवाल का जवाब दे। 2 हफ्ता से वक्त चला जा रहा है। वक्त को इन्होंने, वक्त बोर्ड को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, सरकार अपने कब्जे में ले लिया। ये जहां बीजेपी की सरकार होगी अपनी मनमानी करेगी और भ्रष्टाचार करेगी और मुसलमान को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें 5 मिनट करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और अब तक क्या हो रहा था? अरे भैया क्या आपने सामने नहीं देखा? आपने आप सारी पावर तो आपने वहां से नहीं, मैंने पूछा डीएम को दे दिया आपने। रोहित, मैंने पांडे जी, मैंने पूछा कि अभी तक क्या हो रहा था? अरे अभी तक जो हो रहा था वो आपने देखा, आपको गड़बड़ी तो लग रही थी, कहां नहीं होता, कौन से बोर्ड में गड़बड़ियां नहीं दिखी आपको? कितनी गड़बड़ियां जो बीजेपी की सरकार में बोर्ड बने हैं। अब बोर्ड देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बायस्ड होकर के पक्षपात करेंगे, देखिए एक कम्युनिटी की समुदाय, वोट कैसे मिलेगा फिर? बताइए, पक्षपात कैसे, वोट कैसे मिलेगा? है ना, बर्बाद कर देंगे, वोट ले लीजिए। आ रहा हूँ 5 सेकंड का सवाल है। पहली बात, सवाल का जवाब न दे पाएगी, एतराज है कहां पे? पहली बात जो ये कहा गया कि चिल्ला के बोलते हैं, अरे जनाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आपने जब आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को त्राहिमाम कर दिया, उस पर नहीं दबे तो अब दबेंगे क्या? सीना ठोक के खड़े रहेंगे और चिल्लाता वही और सच्चा होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, 5 सेकंड इससे एक प्रश्न पूछ रहा हूं भैया जी, क्या जो कर्नाटक के अंदर वक्फ बोर्ड पे कंप्लेन हुआ, करने वाला कंप्लेन मिहिर मुसलमान, जिसपे कंप्लेन किया वो भी मुसलमान, तो जब कंप्लेन करने वाले आपके समुदाय के हैं, उनकी दर्द नहीं सुनी जानी चाहिए? आपके अकॉर्डिंग बिलाल भाई आप आइए, ये मुसलमान नहीं है। अगर मेरा बिलाल भाई पिछड़े मुसलमान श्रेणी से आता है, अगर इसे मैं अंग्रिम पंक्ति में लाकर अंत्योदय मूल मंच से अंतिम व्यक्ति का विकास करने की बात करते हैं, तो इन जैसे ठेकेदारों को दर्द होने लगता है कि ये कैसे आगे आ जाएगा, पसमंदा कैसे आगे आ जाएगा। देखिए बात वही है, मेरे पास बहुत ढेर सारे अवार्ड्स हैं डिबेट्स के, इससे अच्छे अंदाज में मैं कर सकता हूं, लेकिन दरअसल बात हमें मुद्दे की करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कैसे बड़ी संपत्ति, लोगों को नहीं मालूम। मैं किसी जमीन का मालिक हूं और मैंने मरते वक्त या मरने से पहले उस जमीन को वक्फ कर दिया, इस तरह संपत्ति बढ़ती है भाई वक्फ की। 47 से 13 तक 7.9 करीब नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरे पास आंकड़े रखे, मैं आपको आंकड़े रोज बता रहा हूं। और उसके बाद हो जाती है 39 लाख एकड़, यानी जो संपत्ति है वो 39। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो जमीन, भाई साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आसान बात नहीं, रेलवे की, डिफेंस की, उसके बाद तीसरी बड़ी संपत्ति वक्फ की। हाँ, तो कैसे? हमारी अपनी भाई, हमारा हृदय, हमारा दिल है, हम वक्फ करते हैं, हमने हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की है जमीनें, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, मासूमों के लिए, मजदूरों के लिए, ये मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए वक्फ की गई है। मुसलमान वक्फ करता है, मुसलमान डोनेट करता है, मुसलमान ने डोनेट की। डॉक्टर बिलाल, मैं फिर इसके बाद आता हूं समाजवादी पार्टी पे। डॉक्टर बिलाल जी। भाई साहब अभी आप कह रहे थे, मेरे मसूद भाई बता रहे हैं कि पहले तो हमारी डिफेंस की है, उसके बाद रेलवे की है,
जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी बड़ी तादाद थी तो अदब के साथ मैं दोनों साथियों को कह रहा हूं, इधर भी और इधर भी, जहां से बात आपने शुरू की थी कि गले मिलो, तो एक शेर के साथ कहीं यूं ना मिलो तपाक से, ये हादसों का शहर है, जरा संभल के मिला करो। शेर ही खराब पड़ दिया तुमने यार। मुझे बशीर तुम में आओ। अब ये मतलब मैं मान लिया मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया। हाँ, चलो अब मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि जब आपकी मैनेजमेंट ठीक होती तो आज की डेट में मुसलमान की ये दुर्दशा नहीं होती। और अब मेरे भाई मसूद साहब कह रहे हैं कि भाई जरूरत क्या पड़ी थी, हर चीज की जरूरत उसके मुताबिक पड़ती है। अगर आज पूरा ये समाज, पूरा देश पसमानदा की बात कर रहा है तो ये दोनों मेरे साथी जो इधर भी खड़े हैं और ये एनजीओ भी खड़ी है, तो इनको सोचने तो चाहिए था कि हालात कहां पे आए। प्रतीक जी, पूरे देश के अंदर 140 करोड़ के देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, 120 करोड़ हमारे हिंदू हैं, उसमें से 80% हमारे एससी ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, वो भी तो पसमानदा है बेचारे, उनके बारे में क्यों बात नहीं करते? मोदी जी तो हिंदू सम्राट हैं, मोदी जी तो हिंदुओं के हीरो हैं, तो हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हो, मुसलमानों की इतनी चिंता उन्हें, मुसलमानों की इतनी चिंता, वही मुसलमानों की। समझ गए, तंज, ये तंज है, वो शेर था, ये तंज है जी। डॉक्टर बिलाल भी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, इनके लिए वही कहावत आ रही, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। ये वही लोग हैं जो कहते हैं ना कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, अली बजरंगबली की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं। आज पसमानदा के लिए कितने परेशान हैं। तुम्हारा वोट सरक रहा है। अब सुनो, उनके साथ आप परेशान ना हो, अभी तो हम शुरू हुए हैं। तो इनको जब इनकी सहूलियत हो तो वही महबूबा मुफ्ती के साथ 3.5 साल एकदम बिल्कुल बढ़िया महबूबा बढ़िया से जम्मू कश्मीर में चलाते हैं सरकार, और वही महबूबा मुफ्ती जो आतंकवादियों को हिमायती बताती है, हम आतंकवादियों की हिमायत करती हैं, तो वहां पर सरकार चला लेंगे। पत्थरबाज 7,000 थे, राजनाथ सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे उनके माफ कर देते हैं केस, पत्थरबाजों के केस माफ कर देते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार चलानी है। तो ये झूठे लोग हैं, केवल स्थिति को देख करके करते। अखिलेश जी ने तो अच्छा कहा कि आओ गले मिले, सारे लोग मिलकर। अभी इनका एक चीज आप और भूल गए, एक डेट और है, 31 मार्च 2026, उस तक नक्सल भी खत्म हो जाएगा। हमको याद, मतलब डेट याद दिला रहे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, अरे मैं बोलने का मैटर दे रहा हूँ आपको। सबसे ईमानदार तो समाजवादी ही है, और इतने ईमानदार ये हैं कि जनता कह रही है आप दूरी रहो, इतनी ईमानदारी हमें बर्दाश्त नहीं करनी। एक बात मैं दुबे जी बता रहा हूं, इन्होंने कहा ये बजरंग बली करते हैं, अली करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम अली भी करेंगे, बजरंग बली भी करेंगे, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। आपके तरह केवल तुष्टिकरण करके अली अली करके, अली में भी पसमानदा को छोड़कर केवल अच्छे लोगों को चुनकर जो उनकी जी हजूर करे उनको चुनते थे ये। और एक बात मैं स्पष्ट करता हूं सर, आपको दिक्कत कहां पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, जिस चश्मे में तुष्टिकरण की रोटी या रोजी सेक रहे थे वो अब दिख नहीं रही। मुसलमान को समझ में आ रहा है कि मदरसे पे जो हमें टेक्नोलॉजी से ना जोड़ सका, जो हमें इस्लाम के नाम पे गलत रहा, जो कुछ राजनीतिक, कुछ मैं कह रहा हूं, कुछ राजनीतिक दल केवल भड़काते रहे, एक सच्चा सेवक आया है जो ट्रिपल तलाक हटाकर महिलाओं को हिम्मत देता है। एक सच्चा सेवक आया है जो विश्वकर्मा योजना लाकर, जो रेरी ठेली वाले जो पंचर बनाते हैं, जो फल बेचते हैं, जो विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे जिंदगी को संवारने का काम करते हैं, उसको उठाने का काम करने एक सच्चा सेवक आया है। तो दिक्कत यही हो रही है कि अगर हिंदू तो पहले उधर था, अब मुसलमान भी उधर चला गया, तो भैया हम घंटी कहां बजाएं? बड़ा अच्छी घंटी बजाई इन्होंने, जैसे वो नहीं डायलॉग फिल्मों में बोलते हैं। अब इनको बताओ, आपने कहा कि जमीन बढ़ गई उनकी, केरला की भी बात हुई और सारी बात। केरला में वो लड़ाई ये है कि अकलियत वर्सेस अकलियत है, वहाँ ईसाइयों के लिए भी तो बोला करो, कितने % ईसाई? सुनिए, अभी बता दे रहे हैं, तो वहाँ वोट नहीं चाहिए। नहीं, एक चीज सुन लो, जो ये राज्य के वक्फ बोर्ड बने, इसमें क्या राज्य सरकार नहीं थी क्या? थी, जो भी सरकार तो वो कह रहे थे बीजेपी की हाशमी जी की बात सुनी नहीं कि अंडरग्राउंड चल रहा था, पैसा लेते थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले नहीं थी क्या?
थी सरकार, तो मैंने और तो राज्य लगा। सरकार के अंडर में वक्फ बोर्ड था कि नहीं था? अरे तो वही तो ये कह रहे हैं कि हम ठीक करने के लिए आए हैं। राज्य सरकार के जब उसमें कर्मचारी थे, सचिव स्तर के लोग थे, तो फिर ये क्यों हेरा फेरी किसने की? राज्य सरकार के बैठे लोग, राज्य सरकार ने हेरा फेरी। तो वही तो कह रहे हैं। फिर मुसलमानों के ऊपर क्यों डाल रहे हो आप लोग? नहीं तो नहीं, ये कह रहे हैं कि सरकार में जो बैठे लोग थे वही गड़बड़ थे। बिल्कुल बिल्कुल राज्य सरकार ने प्रतीक जी देखिए, ये एक बात बिल्कुल सच्ची बात है कि रेलवे के पास दूसरे नंबर की जमीन है। मैं डिफेंस की तो बात नहीं करूंगा, कितना बजट डिफेंस को मिलता है सब जानते हैं, लेकिन रेलवे की जो बदहाली है उसके बारे में भी तो बात कीजिए। उसका बिल्कुल बात करेंगे, रेलवे में बिल्कुल बात होगी। कितना एम्प्लॉयमेंट है और किस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और रेलवे अभी रेलवे आंदोलन नहीं कर रहा, पूरे देश भर में आप आंदोलन चला रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि बेवजह हैं, क्यों बेवजह कर रहे हैं आंदोलन? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इतने नौजवान बेरोजगार खड़े हैं, और इतने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी रोटियां मतलब जूतियां घिस गई उनकी। ये बेरोजगारी की बात है, क्यों नहीं भाई सर एक काम करिए, सनातन बोर्ड बना दीजिए एक, और जैसे सेक्शन 40 के जैसे इनको असीमित पावर दे दिया गया था, वैसे बोलिए मस्जिद पे कब्जा कर ले, हर चीज पे कब्जा कर ले। उसके बाद में बोलिए सनातन ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, और उसके बाद बोलिए वहां पर केस लड़ने के लिए। क्या इनको इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। और ये चाचा जो अभी ये बोल रहे हैं उल्टा सीधा, अरे सर पहले जानिए 30,000 क्या बोलते हैं जमीन थी, आज 2025 में 9 लाख से ज्यादा आपकी जमीन होगी। कहां से हो गई सर? ये कब्जा किया हुआ जमीन है। 39 लाख से ज्यादा। जी जी, मैं सुंदर क्या जवाब है? जवाब होगा सुंदर थोड़ी ना। सभी ध्यान देना, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जब धर्म के आधार पर आप लोगों को जमीन दे दी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको आज मेन पाकिस्तान बोलते हैं, जब धर्म के आधार पर आपको जमीन मिल गई तो वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, खत्म होना चाहिए। नहीं, इसका जवाब मैं दूंगा। हाशमी साहब, नो, हाशमी साहब इसका नहीं, हाशमी साहब इसका जवाब मैं दूंगा। नहीं, इसका नहीं। मैं देश की जमीन है, इस पे मैं आऊंगा बाद में, देश की जमीन पे बाद में आऊंगा। देखो मेरी बात सुनो मेरे भाई, जो नहीं गए वो अपने हैं, और ये तय हुआ था मिल गए, इसलिए ये सवाल बेईमानी वाला है, इस पर मैं नहीं मानता। लेकिन हाँ हाशमी साहब, जमीन तो देश की है, मुल्क की है, जमीन तो मुल्क की है, इसमें कोई नहीं। हाँ और मुझे ये जानने का हक है कि कितने, हाँ ये सवाल तुम्हारा बिल्कुल लाजमी और सही है, तुम्हारा ये सवाल मैं सुनने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे वक्त से कितने अस्पताल बने, कितने स्कूल बने, कितने तुम्हारे वेलफेयर स्कीम चल रही हैं, और कितनी बेवाओं को पेंशन जारी। सवाल ठीक है तो गलत हो रहे तो बता देना, ठीक कर देना। हाँ जी, एक मिनट अगर जोड़ना है कुछ जोड़। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपने सवाल किया, वक्फ के ठेकेदारों के स्कूल चल रहे हैं, वक्फ के ठेकेदारों के जो चेयरमैन है, जो उनकी मिली भगत है, जो अगड़ा तबका है, उनके स्कूल भी चल रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय भी हैं। रामपुर चले जाइए, सब चीज वक्फ की जमीन पे है। अब अधिकार मिलने लगे हैं तो समाज करवट बदल रहा है, ये सवाल है सर। प्रतीक जी देखिए, जो आदमी झूठ बोलेगा ना वो कहीं बच नहीं पाएगा। सच्चाई का हमें सामना करना चाहिए। मैंने पहले ही ओपनिंग में इस बात को कबूला, बिल्कुल कबूला कि इसके अंदर आम ग्रासरूट मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था, और हमारी लड़ाई ये है कि इसके मतलब मुसलमानों के हाथ में आप वक्त दे दीजिए, जिस तरह से हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो आप ही के हाथ में दिया, इन्होंने क्या किया? नहीं दिया जा रहा ना, इसके अंदर डीएम के ऊपर आपको शक है? बिल्कुल जो इसके नुकसान है, जो इसमें लूफहोल्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमने देश डीएम पे आपको नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, डीएम पे क्यों शक है आपको? क्यों शक है? बिल्कुल शक है ना। देखिए दुनिया जानती है कि अभी एक हाई कोर्ट के जज की मतलब आग लगी घर में, तो कई सौ करोड़ रुपए उनके घर में पकड़ा गया। ठीक है, हाँ। तो ये तमाम जो जुडिशरी है वो भी शक के दायरे में आ चुकी है। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आप गए तो शायद कोर्ट में ही हैं वो लेके याचिकाएं, 16 तारीख को वही तो सुनवाई होनी है। तो जब आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है तो
हाँ, भारत की न्यायपालिका पे नहीं, भारत के कलेक्टर पे नहीं विश्वास है ना। तो अभी तो आपने कहा कि आपने यही सब वाक्य बोला ना अभी, है ना। देखिए डीएम और कलेक्टर के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने कोर्ट के ऊपर हमने कोर्ट के ऊपर जब ये बाबरी मस्जिद का मुकदमा चला था तब भी हमने ये कहा जो कोर्ट फैसला। अच्छा मैं जानना चाहता हूँ, नहीं मैं जानना चाहता हूँ डीएम पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? नहीं है डीएम पे भरोसा नहीं है क्योंकि डीएम ने इस तरह की हरकत की है। डीएम ने संभल में आके और मतलब ऑर्डर दे दिया सर्वे का। सरकार पे भरोसा नहीं, भरोसा तो सर सुप्रीम कोर्ट पे भी नहीं है। मंदिर बन गया तब भी कह रहे हमारी मस्जिद थी। सरकार पे भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, डीएम पे भरोसा नहीं, और आपके अब रहा कहा तो बचा था जो वो कह दिया कि जुडिशरी पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आपका मंसूबा कुछ और है, मंसूबा कुछ और है। अब वो मंसूबा क्या है जिसे वेरी क्लियर। मोहम्मद इस्लाम सर, मैं एक बात मुझे नज़र आ रही है, मेरे ओपिनियन में, कॉमन मुस्लिम के ओपिनियन में, और मैं गांव में एक छोटे से कस्बे में भी रहता हूं, राइट टू इक्वालिटी कैन बी क्लियरली ओनली सीन इन प्राइम मिनिस्टर्स वेलफेयर स्कीम्स। इससे पहले कोई कहीं नजर कुछ नहीं आता था, आज नजर आ रहा है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार साकार हो रहा है। नहीं वो हिंदी में ही बोला करिए, समझ में आएगा सब। हाँ। भैया जी 2-3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला बात तो ये कि जो ये कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को डाल दो, हमें जुडिशरी पे भरोसा नहीं, सब पे भरोसा नहीं, इट मींस इनको केवल वही बात कहनी है कि अगर आप मेरे बोली में आह बोल दिए तो आप बिके हुए गोदी मीडिया, अगर आप इनके बोली में आह बोल दिए तो आप बिल्कुल ईमानदार मीडिया। मत अगर सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी इनके पक्ष में एक डिसीजन ले तो सब कुछ ठीक है जनाब, लेकिन इनकी गलतियों पर सवाल खड़ा कर विपरीत डिसीजन दे तो सब बिक गए। अरे दोहरी चरित्र लेकर गुमराह की राजनीति बंद करो। और एक बार लास्ट में मैं आ रहा हूं, आपको भी भरोसा है कि भरोसा छोड़ दिया आपने भी? देखिए आप संवैधानिक बात कर रहे हैं, अब अच्छे लग रहे हैं आप, क्योंकि अब संविधान के तहत खतरे में होगा आपके इसमें, तो खतरे में ही होगा इस समय। अब देखिए अभी ये मामला जो है ये संसद के पटल पे था, अब ये सुप्रीम कोर्ट के पटल पे आ गया है। अब संविधान में जो छेड़छाड़ किया बीजेपी वालों ने, ये वक्फ बिल जो आया ना, ये अमेंडमेंट हुआ है। तो 13 में आपने किया था वो क्या था? ये जो अभी छेड़छाड़ नहीं, 13 में जो आपने किया था वो क्या था? इनकी सहमति से किया था। नहीं, इनकी सहमति तो से भाई किया था। पार्लियामेंट तो पास ही हुआ है ना। क्या अजब आदमी है, गजब आदमी है। संसदीय देखिए राहुल जी, या तो संसदीय परिपाटी को समझ लीजिए ठीक से, नहीं तो बिल तो पास हुआ है ना। भैया ये नहीं भाई, बिल तो पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, लागू हो गया कानून। अब आपके पास एक अपील करने की राइट है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बिल जो है वो गैर कानूनी है? गैर कानूनी इसलिए है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है ना हमारी। अरे ये तो बात आप कोर्ट में कहेंगे, बिल थोड़ी ना हो गया। आपके माध्यम से भी कहेंगे क्या? आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से लेंगे ना, जिसके माध्यम से लेंगे, इस जनता को जानने आप संविधान मानते हैं? नहीं, आप संविधान मानते हैं? आप बोलने का अधिकार भी नहीं देंगे आप, जैसे बीजेपी वाले नहीं दे रहे, आप भी बोलने का अधिकार छीन रहे हैं। माइक बंद है, आप बोलने का अधिकार, माइक बंद हो गया, बोलने का अधिकार दीजिए। गजब है मेरे भाई, कहते हैं संविधान खतरे में है। मैं पूछता हूं कैसे खतरे में? अगर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और कानून बन गया तो आप कोर्ट में जाए, अपील करेंगे, आपका राइट है। लेकिन यह तो मुझे जानने का हक है कि कोई मुख्यमंत्री ये कहे और वो बाकायदा बोले कि मैं लागू नहीं होने देगा जब तक अविनाश जी अगर मैं हूं तो तब तक तुम्हारा यह कानून लागू नहीं होगा। यह गैर कानूनी है या कानूनी, ये मुझे बताओ आप, मुझे ये बताओ आप, मुझे बताओ। देखिए ये गैर कानूनी है जो संविधान को छेड़छाड़ करके लाए। संविधान को छेड़छाड़ करके लाए? नो, आई वोंट टेक इट। नो, मैं नहीं लूंगा। भाई मुझे ये बताओ, मुझे ये बताना, मुझे बस ठीक, मुझे ये बताना, ठीक है, मुझे ये बताना, भोपाल की एक बेवा थी, नाम बताओ, क्या नाम था उनका? भोपाल की बेवा, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, इतना बड़ा फेमस केस है, बताओ नाम। अरे हम तो भूल गए नाम, हमें शाहबानो, वो गैर कानूनी था या कानून? अब देखो, वकील साहब तुम वकील हो, मैं वकील नहीं हूं।
तुम वकील हो, मैं वकील नहीं हूँ। आपको एक ही मुद्दा, बस खाली एक केस आपको याद रहता है, जब आपको फेवर करना होता बीजेपी को तो आपको साहिबानो याद आ जाता है। मैं इसलिए मैं ज्यादा कानूनी दांव पेच नहीं जानता, मैं ज्यादा कानूनी दांव पेच नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं, किसी को सिद्ध करने के लिए एक ही साक्ष्य बहुत होता है कि तुम मौके वारदात पे थे या नहीं थे, क्राइम सीन पे थे या नहीं था, और वो वेपन है या नहीं, वो एक काफी है। आप तो बहुत बड़े वकील हैं, मैं तुम्हें क्या जानूं चला। तो मुझे बताओ शाहबानों में क्या हुआ था। साहिबानों में जो हुआ था, आप ये बताइए, मेंटेनेंस को लेकर के इशू था ना? मेंटेनेंस को लेकर इशू कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात की नहीं है, छोटी बात है भाई। वो भी देखिए जुडिशियल रिव्यू होने की बात थी। और मुझे दूसरा सवाल का जवाब दो, मैं आपसे पूछता हूं, मैं समझ गया था, आप तब तक तर्क सोचो। मैं दूसरा बात, मुझे आप सवाल का जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, शाहबानो केस में ये हुआ था ना? बिल्कुल हुआ। और हुआ ये, मैं उसको छोड़ दीजिए, शाहबानो में जो हुआ वो तो उनका जवाब ही नहीं है, लेके आएंगे तर्क। उसमें ये कहा गया कि बेवा को जो मेंटेनेंस है ये वक्फ बोर्ड देंगे। मैं जानना चाहता हूं कितने वक्फ बोर्ड ने कितनी बेवाओं को दिया, ये मैं जानना चाहता हूं। देते थे, अगर आप कहेंगे तो अगली डिबेट में आंकड़े ले आऊंगा। देते थे अमानतुल्ला खां जब यहाँ के वक्फ बोर्ड, देखिए नहीं गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, मालूम नहीं। वो 70 रुपए तो तय हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड ने कितनी जगह दिए। वक्फ बोर्ड ने बाकायदा बेवाओं की पेंशन बांध रखी थी, मैं उसका मतलब गवाह हूं बिल्कुल। मुझे मालूम है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वक्फ अल्लाह के नाम पे दिया जाता है, और झूठ जो बोले तो बस आप समझ लो। और जो आप बिल की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है, पार्लियामेंट में तो बिल पास हो जाते हैं, जिसकी मेजोरिटी होती है वो अपने बिल पास करवा। तो ये बात इनको समझाओ, हमें नहीं समझाओ, ये तो इन्हें समझाओ। राजीव गांधी के जमाने में कितनी मेजोरिटी थी? उतनी तो मेजोरिटी तो दुनिया में देखी नहीं इस देश ने, उतनी तो देखी नहीं यहाँ पे। आज की जो मेजोरिटी क्या बात कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उस मेजोरिटी का, और लोकतंत्र खतरे में है। होगा। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और लोकतंत्र खतरे में, ये बोला करो हर बार, जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है प्रतीक जी, ऑफ कोर्स। हर बात के लिए सुप्रीम और मैं बिल्कुल इस बात का हिमायती नहीं। फटकार लगाती है सुप्रीम कोर्ट, फटकार लगाती है योगी बाबा को, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है केंद्र सरकार को, मोदी जी आप लोग जो है दुरुपयोग मत करिए, जो सरकारी संस्थाओं को अपने कब्जे से बाहर रखिए। राहुल गांधी जी कोर्ट में जाके बोले बिना शर्त माफी मांगे कि हे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय महोदय मुझसे गलती हो गई। ये राहुल गांधी चरम माफी मांग कर आए इनके राहुल गांधी। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, संविधान से छेड़छाड़ की बात कांग्रेस करती है। अरे संविधान का ऐसे घड़ा ऐसे तोड़ने का गला काम इन लोगों ने किया 1977 में, और भुक्तभोगी युवा भी रहा ये नहीं था। अरे यहाँ तो बहुत पैदा नहीं हुए थे, पन्ना फाड़ के फेंक दिया। आपसे आपके मुंह से सुनने में अच्छा नहीं लगा, वो सब जानते हैं, हम नहीं कह रहे, वो सामने देखते हैं जी। और ये उनके साथ हैं। देखिए संशोधन, अरे आप जब जिसके साथ हैं तो हम भी किसी के साथ तो तुम रहो साथ रहो। नहीं तो आप भी रहो, हम कहा आपको रोक रहे हैं। मैं देखिए संशोधन समय समय पर होते रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तो फिर इनको बताओ ना कांग्रेस वालों को। संशोधन होते रहे, लेकिन संशोधन अच्छे के लिए हो तो अच्छी बात है। जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं मानता हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे हुए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, चाहे उसमें राज्य सरकार शामिल रहे हो, अधिकारी शामिल रहे हो, इसमें यह वक्फ बोर्ड के जो सदस्य रहे हो, मैं आपकी तारीफ करूंगा। कम से कम 2 हफ्ते के बाद मसूद भाई ने ये बात को यहां कहा, उसकी बात की तस्दीक समाजवादी पार्टी ने की कि हां भ्रष्टाचार होता रहा है। ये बात तो मानी, तो तस्दीक है कहा नहीं होता, वहां भी हो। बीजेपी वाले चेयरमैन बने हैं ना, वहां भी देखिए मैं कहा नहीं होता, ये बात तो सही है आपकी, कहा नहीं। 100% ट्रांसपेरेंसी तो कहीं नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन वहां क्या करो, वहां क्या नहीं। आप आएंगे, जब आप आएंगे तब बात करिएगा, लेकिन मैं हर जगह नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार है। वो देखो आपकी पार्टी गुजरात में कहती है कांग्रेसी, लेकिन वे बिहेव लाइक ए बीजेपी मैन है, तो ये तो वहां भी है, तो ये तो तुम भी जानते हो, तो राहुल गांधी कह चुके हैं। हाँ जी, थोड़ा बस मैं जो कह रहा ट्रांसपेरेंसी के लिए अगर कोई चीज होती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी मंशा बिल्कुल सही दिशा में हो। कहाँ नेक में खोट लग रही है? फिर होगा वही हो कि अगर कलेक्टर का दुरुपयोग करेंगे ये भी करेंगे। जिस तरह कलेक्टर पे विश्वास है कि नहीं? नहीं, क्योंकि आप बता रहे हो जब वक्फ बोर्ड है उसमें जैसे हिंदुओं को लाया गया है, जैसे अपना राम मंदिर बोर्ड है उसमें कोई मुस्लिम तो नहीं है ना,
क्यों नहीं है? कि वो हिंदुओं के लिए बना है। तो जहां वेलफेयर के लिए जहां गड़बड़ है उसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन जहां ट्रांसपेरेंसी की बात है निश्चित रूप से ऐसे नियम बने कि जहां ट्रांसपेरेंसी हो, और जब ट्रांसपेरेंसी होगी तभी किसी का कल्याण हो सकता है, वेलफेयर हो सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 2 बातें क्लियर करनी है आपको। एक तो बात ये क्लियर करनी है कि जो धार्मिक मामला है मुसलमानों का, वो उसमें मुसलमान ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। और ये बात वो कह चुके हैं कि मंदिर में, जैसे मैं इस बात का हिमायती हूं कि मंदिर में हिंदू ही हो, वैसे ही मुसलमानों के कार्यों में जहां पे इस्लामिक काम हो रहा है, जहां धार्मिक काम हो रहा है, वहां पे कोई छेड़छाड़ किसी भी मदारिस को, किसी भी मजार को, किसी भी मस्जिद को वो नहीं लेने जा रहे हैं। ना तोड़फोड़ हो रही, कहीं नहीं हो रही। ये बार बार बात जो कही जा रही गलत है, ये ऐसा नहीं हो रहा, वो बार बार कह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं क्लेमेंट है और कहीं लड़ाई चल रही है तो मुकदमा लगेगा, और ये बिल्कुल। लेकिन वक्त में जहां पे मैनेजमेंट का काम है, वहां प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे रखरखाव हो किसी चीज का, वहां की बात है, और उसके अलावा कोई बात नहीं हो रही है। और भैया जी, हाँ, तो अब मैं ले लूंगा। हाँ भैया जी, मैं आपको एकदम लाइव उदाहरण के साथ दे रहा हूं। झारखंड के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा वैद्यनाथ धाम। मैं वहीं से आता हूं। उसके जो मैनेजमेंट कमेटी में बकायदा पदनीय सदस्य यहां पे हफीजुल अंसारी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में मंत्री है, मुसलमान है वो, लेकिन मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अरे हम सनातनी, हम हिंदुओं को किसी मुस्लिम से दिक्कत नहीं है। अगर कब्जा करोगे, अगर मुसलमानों का भी हक खाओगे तो सनातन धर्म सिखाता है कब्जा करोगे, किसी को हक दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर के ट्रस्ट में नाम बताया हफीजुल अंसारी, ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने भी कहा है, जाके कर ले या गूगल करके सर्च कर ले। बाकायदा मैनेजमेंट में एक पदनीय सदस्य होता है, उसमें से भी वो मंत्री हफीजुल अंसारी है, वहां के मधुपुर से आते हैं। और एक बात मैं बता रहा हूं, सुनो एक मिनट, तुम विश्वास तो कर पा नहीं रहोगे। आप भी बोला था ना कि डीएम पे विश्वास करते हो, तो यहाँ जब तुम्हें डीएम पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे एमपी में क्या बीजेपी होगा? की सरकार में कोई डीएम जो वैसे स्वतंत्र नहीं है, वैसे ही वो इतने प्रेशर में काम कर रहा है। कभी भी किसी बीजेपी की सरकार जहां भी वहां जाकर के खाली एक डीएम से मेरे पास आओ, पांडे मेरे पास तुम एक बार सुनो, एक मिनट को, तुम्हें मेरी बात, अब तुम्हें बात सुन ली हमने, अब तुमने वहां भी पेच लड़ा दिया है, हर जगह पेच लड़ाए हुए हैं। मैं तुमसे एक कह रहा हूं, एक काम करो, कब चुनाव हुए थे? 25 में हुए थे ना? अब कब होंगे? नहीं, 24 में हुए थे। देखो 24 में हुए थे, अब कब होंगे? 28 में। 28 तैयारी करो और पूरा बहुमत के साथ आओ, तभी काम बनेगा, इससे पहले काम बन नहीं पाएगा। हाँ 5 सेकंड का इनसे क्वेश्चन है, मुसलमानों के प्रति इनके अंदर इतनी हमदर्दी अगर है, इनके वरिष्ठ नेता कौन? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ना राज्यसभा ना लोकसभा जो शब्द वक्त के लिए नहीं बोला, और हमदर्दीगिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे खड़ा होकर। और मैं आपको बता रहा हूं सर, और मैं बता रहा हूं, जो समाजवादी ने एक बात अभी, क्योंकि मुझे किसी ने, आपका डिबेट बहुत लोग देखते हैं, इन्होंने महबूबा करके बड़ा अच्छा कह दिया था। मैं बता दे रहा हूं, जब कोई हेडमास्टर नया आता है ना क्लास में, तो चाहे बच्चा उदंड रहे क्या अच्छा रहे, सबको मिलाकर एक समान देखना चाहता है। लेकिन जब बच्चा निर्णय कर लेता है कि मैं उदंड ही रहूंगा, तो पनिशमेंट देता है। और हमने गठबंधन तोड़ा, देश हित के लिए तोड़ा। क्या बात करते हो? मुंह जोगने की राजनीति आप लोग करते होंगे, तलवार चलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। वक्फ बोर्ड की चर्चा में भाग नहीं लिया सर। राहुल गांधी जी ने मुसलमान के वो हितैषी हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। हाँ सुना, ये हमने सुना। हाँ बीजेपी का बड़ा अच्छा तर्क रहता है, इन्हें देखो जब जैसी सहूलियत हो वैसे ढल जाओ। तो तुम भी तर्क लाओ, कोशिश करो। अब तर्क क्या है, बता तो दिया। नहीं, तुम करो कोशिश। राजनाथ सिंह थे, जब उसका महीना था रमजान का महीना, तो आतंकवादियों पे सीज फायर बंद करवा दिया। भाई ये ऐसी सरकार है, जब सरकार चलानी हो ना तो कुछ भी कर देते हो। अरे भाई दोगली बात करते हो, इसलिए सुनिए मेरी बात, मैं नहीं, रमजान के महीने में बिल्कुल होना चाहिए।